विजिल आईएएस एमपीपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज़ का ये पहला पेपर है जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है। इसमें हमने जो पेपर 1 का खंड आ है उसकी यूनिट 4 और 5 को मिलाकर ये प्रश्न पत्र हमने बनाया था। इसमें दो आपके पक्ष हैं। पहला है मध्य प्रदेश इतिहास और रियासतें, और दूसरा है इसमें मध्य प्रदेश की संस्कृति। इसके जो प्रश्न हैं उनके आंसर्स को हम देखते हैं कि वो अपने अर्थ में मॉडल हैं कि नहीं, आदर्श हैं या नहीं। अब मैं सारे टेस्ट पेपर्स को तो यहाँ पढ़ नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ कुछ आपके पढ़ के बताऊँगा जिससे आपको ये महसूस हो कि ये टेस्ट सीरीज़ कितनी हमारे लिए लाभदायक हो सकती है। जैसे 3 मार्कर लिखने में अभ्यर्थियों का एक पूर्वाग्रह है कि उन्हें 3 पॉइंट लिखना है। तो देखिए बंधुओं, 3 पॉइंट को हम 10 शब्दों में एक सेंटेंस के माध्यम से भी लिख सकते हैं। इसका ये फ़ायदा होता है कि आप जो अलग अलग लिखते हैं और जो अगर एक सेंटेंस में 3 बातों को लिखते हैं तो उससे भाषा का एक प्रवाह हो जाता है और शब्द सीमा भी कम कम हो जाती है। साथ में आपकी एक भाषाई जो योग्यता है उसका भी प्रदर्शन हो जाता है। पढ़ने में भी थोड़ा सुगम लगता है। देखिएगा, पन्ना रियासत के शासक छत्रसाल बुंदेला के ज्येष्ठ पुत्र जिन्होंने नरेश अवधूत सिंह को पराजित किया। 3 बातें हैं। पन्ना रियासत के शासक हैं, छत्रसाल बुंदेला के ज्येष्ठ पुत्र हैं और अवधूत सिंह को उन्होंने पराजित किया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि हमारे जो 3 मार्कर के जो क्वेश्चन हैं उसमें हमने यही अप्रोच रखा है और इसमें आपको बहुत सारे नए प्रश्न भी मिलेंगे, जैसे कि सुरजी अंजन गांव की संधि। आप सभी जानते हैं 15 प्रश्नों में से 3 से 4 प्रश्न ऐसे ज़रूर होते हैं जिनके उत्तर देना आपको थोड़ा सा कठिन महसूस होता है या आपको वो पढ़ने में नहीं आते। इसी प्रकार से अगला जो देखिए प्रश्न है वो नरेंद्र मंडल से संबंधित है। सुरजी अंजन गांव की संधि है और ये जो मध्य प्रदेश राज्य से जो संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उसी का भाग है। भोपाल राज्य प्रजा मंडल का भी हमने यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा हुआ है और 1857 जो रिवोल्ट हुआ था मध्य प्रदेश में उसके महत्वपूर्ण लीडर्स को या जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनको और जो हिस्ट्री है उससे रिलेटेड हमने ये सारे प्रश्न पूछे हुए हैं और कुछ ऐसे प्रश्न भी पूछे हुए हैं जो कि करंट अफेयर्स की दृष्टि से चर्चा में रहे हैं, जैसे कि सिंगौरगढ़ दुर्ग। अभी जानते हैं कि राष्ट्रपति महोदय ने यहाँ का दौरा किया था, इसलिए मैंने यहाँ पे ये प्रश्न आपसे पूछा हुआ है। ये तो बात हुई 3 अंकों वाले प्रश्नों की। अब हम बात कर लेते हैं 5 अंकों वाले जो प्रश्न होते हैं। आप जानते हैं 50 शब्द वाले जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों में आपको लिखने का जो तरीका है वो ये होना चाहिए। आप हेड्स बनाइए और एक संक्षिप्त जो है 5 से 8 शब्दों का एक आप जो है इंट्रो बनाइए और बाकी में जो पूछा गया है उसको आप फोकस करते हुए 3 से 4 या 5 पॉइंट आप लिख सकते हैं। ये आपकी कैपेसिटी है कि आप अगर अधिक लिख सकते हैं तो ज़्यादा लिखिए और यदि आप कम लिख सकते हैं तो कम लिखिए। अपनी क्षमता अनुसार लिखिएगा, दूसरे के कहने से नहीं। सभी अभ्यर्थियों की अपनी अपनी योग्यताएं होती हैं, अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं। ज़बरदस्ती अधिक लिखने से आपकी कैपेसिटी नहीं है तो आपका प्रश्न पत्र छूट जाएगा। यहाँ इस बात को आप ज़रूर ध्यान दें। ये देखिए 5 मार्कर्स के सभी क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पर भीमा नायक से संबंधित है और मध्य भारत क्षेत्र का गठन कैसे किया गया, भोपाल विलीनीकरण आंदोलन, विंध्य प्रदेश का गठन और रानी दुर्गावती का मुगलों के साथ संघर्ष, ये अक्सर पूछा जाता है। रानी दुर्गावती, स्ट्रगल विद द मुगल्स, चंदेरी युद्ध के हमने यहाँ पे कारण पूछे हैं। रीजन ऑफ चंदेरी, ये बहुत बड़ी घटना है मध्य प्रदेश के इतिहास में, लेकिन आपको ये कहीं पढ़ने में नहीं आती है।
परमार शासक भोज का सांस्कृतिक योगदान, ये तो एमपीपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है और इसमें आपको सभी पक्ष जो हैं वो परमार शासकों से संबंधित उनको अच्छे से पढ़ना चाहिए। जगनिक का साहित्यिक योगदान, ये कल्चर का प्रश्न है, साहित्यकारों से संबंधित मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल, ये भी बार बार पूछ रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे जो लोग लिखते हैं कैसे लिखते हैं और उनको लिखना क्या चाहिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में मध्य प्रदेश के निम्नलिखित सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों को शामिल किया गया है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कुछ नए स्थलों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, वो भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं। सिर्फ ये नहीं लिखना है आपको कि आपने खजुराहो, भीमबेटका और जो एक और स्थल है वो सांची, उस तीनों को लिख दिया, ऐसे नहीं। यूनेस्को की अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के अंतर्गत ओरछा और ग्वालियर को हेरिटेज में शामिल किया गया है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और भेड़ाघाट को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है। और 1986 में, बाकी फिर आपको वही 3 लिखने हैं, तो वो 3 भी आ गए। और जो अभी करंट में आपके यूनेस्को से में जो लिस्ट किए गए हैं वो भी आपको यहाँ पे लिखना चाहिए। झंडा सत्याग्रह है, देखिए हमने झंडा सत्याग्रह का एक इंट्रो दिया है और फिर उसके बाद जो घटनाक्रम का विकास है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। उदयगिरी गुफाओं की 5 विशेषताएं, ये भी एक महत्वपूर्ण है। स्थापत्य कला का प्रश्न है। आप जानते हैं कि आपके मध्य प्रदेश के इतिहास में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक स्थापत्य कला। तो जितने भी स्थापत्य कला से महत्वपूर्ण जो प्रश्न बन सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे मांडू के भवन, यहाँ पे हमने ये पूछा हुआ है ना। तो और यहाँ पे नेक्स्ट जो है आपको प्रश्न देखिए, ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों के नाम। कई बार अभ्यर्थी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों में अंतर नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे उनको इस बात को विशेष ध्यान देना है। देखिए स्थापत्य कला का जो अगला प्रश्न है वो वीर सिंह बुंदेला से है। यहाँ पे पूछा गया है कि वीर सिंह बुंदेला का स्थापत्य कला में क्या योगदान है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो संस्कृति से संबंधित है। मालवा चित्रकला की जो विशेषताएं हैं, अक्सर हमने ये देखा है कि अगर आपसे मालवा चित्रकला की विशेषताएं पूछी जाती हैं तो सब लोग वही लिख देते हैं, चित्रावण ये वो। देखिए आपको उसका थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट लिखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मालवा चित्रकला को मध्य भारतीय चित्रकला भी कहते हैं। मालवा चित्रकला पर राजस्थानी शैली का प्रभाव है। चूँकि विशेषताएं पूछ रहा है, वो ये थोड़ी पूछ रहा है कि आपसे कि मध्य प्रदेश में चित्रकला के कौन से रूप प्रचलित है। लेकिन चूँकि अभ्यर्थियों को ये रहता है कि उन्हें जो आता है उससे लिखने से मतलब प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, इससे वो कहते हैं हमें कोई मतलब नहीं है। तो कभी कभी प्रश्नों को ठीक से समझिए। पर्व त्योहारों पर बनाई जाने वाली भित्ति चित्रकला में देवासा नाथ भेरू जी, संजा माई श्रेष्ठ उदाहरण है। चित्रावण शैली की देखिए मैंने यहाँ उदाहरण लिखे हुए हैं। चित्रकला की जो मालवा शैली है वो पारंपरिक है और मालवा चित्रकला में समतल आकृतियाँ और जो रंगों का प्रयोग किया जाता है वो सब हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। हमारी जो और ये जो मध्य प्रदेश पीएससी के लिए मुख्य परीक्षा का टेस्ट सीरीज़ है, ये पूरे ईयर हम लोग इसका आयोजन करते हैं और अभ्यर्थियों को ये चाहिए कि जो 2022 की एग्ज़ाम आ रही है, सॉरी 21 की जो एग्ज़ाम आ रही है जिसका अभी प्रीलिम्स होगा जून में, उसकी तैयारी उन्हें अभी से करनी चाहिए। और जब वो अभी से तैयारी करेंगे और धीरे धीरे अपनी जो लेखन शैली है उसमें कुशलता वो ला पाएंगे और अपने जो नॉलेज है उसको वो बढ़ा सकते हैं। अगला देखिए प्रश्न यहाँ पे बुंदेलखंड की रियासतों से रिलेटेड है, हमने यहाँ पे पूछा है उसको किस ढंग से लिखना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हमारा ये जो टेस्ट सीरीज़ है वो बाइलिंगुअल है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारी जो क्लास हो, टेस्ट सीरीज़ हो, वो सभी हमारे बाइलिंगुअल है। इससे ये फ़ायदा रहता है कि इंग्लिश मीडियम के जो अभ्यर्थी हैं उनको भी इसका लाभ मिलता है।
दीर्घोत्तीय प्रश्नों की श्रृंखला में आप देखेंगे जो कुछ प्रश्न हैं वो बड़े चुनौतीपूर्ण हैं और शायद इस पर ध्यान नहीं जाता है अभ्यर्थियों का। यशवंत राव, चूंकि आपके सिलेबस में उल्लेख है सीधे सीधे रियासतों का मध्य प्रदेश की, तो वहीं से हमने ये प्रश्न लिया हुआ है। यहाँ पे प्रश्न आप देख सकते हैं। यशवंत राव होलकर प्रथम की अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में भूमिका क्या है, उसे समझाना है आपको। ये प्रश्न आप यहाँ पे हमने इसको शामिल किया है। बड़े घटनाक्रम, बड़े जो आपके शासक वर्ग हैं उनको यहाँ पे आपको लेना है। कई लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि इस पर भी प्रश्न बन सकता है। देखिए, प्रश्न पत्र में जो प्रश्न होते हैं जो आपको गूगल करने से सीधे नहीं मिलते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कई टेस्ट सीरीज हमने ये देखा है कि वो वही प्रश्न रखते हैं जो गूगल करने से सीधे सीधे मिल जाते हैं और वो वहाँ से पेस्ट करके फटाफट पेपर बना देते हैं। ये जो रेडीमेड संस्कृति है, इससे आपको बहुत लाभ होने वाला नहीं है। आपको लाभ तभी होगा जब आप सिलेबस और परीक्षा के ट्रेंड पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न हमने लिया है भोपाल रियासत के भारत में विलय की प्रक्रिया। देखिए, उसको हमने कैसे सब हेड्स में बांटा हुआ है और फिर उसको लिखा हुआ है, शब्द सीमा के अंदर लिखा गया है ये प्रश्न। हमने इस मॉडल टेस्ट सीरीज में जो आपको प्रश्न वैकल्पिक थे वो भी किए हैं और जो प्रश्न आपने नहीं किए हैं वो प्रश्न भी हमने सब यहाँ पे सॉल्व किए हुए हैं। मराठा शक्ति के उत्थान में सिंधिया के योगदान का परीक्षण कीजिए। ये प्रश्न हमने यहाँ पे पूछा है। जो महादजी सिंधिया हैं, एक वो बड़े रूलर रहे हैं और उन्होंने कई महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी हैं और आप जानते हैं कि एक बहुत माइटी रूलर रहे हैं सिंधिया डायनेस्टी में। तो आपको जब पढ़ेंगे तो आपको खुद ये लगने लगता है कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है और वो प्रश्न आपको करना चाहिए। छत्रसाल बुंदेला, आप जानते हैं कि ये बुंदेला साम्राज्य के संस्थापक हैं और इन्होंने औरंगजेब और उनके उत्तराधिकारियों को कड़ी चुनौती दी थी और आप जानते हैं बाजीराव प्रथम से इनके अच्छे संबंध थे और उनकी मदद से इन्होंने बुंदेलखंड राज्य को स्वतंत्र कराया था। महत्वपूर्ण रूलर हैं बुंदेला रियासत के। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है आपका, वर्तमान मध्य प्रदेश में रियासतों के विलय की प्रक्रिया पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये प्रश्न आपको कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये कंटेंट आपको सीधे सीधे कहीं मिलता नहीं है, पर आप इसका कंटेंट पढ़ोगे। आप देखिए, हमने उसमें सब हेड्स भी बनाए हुए हैं और सब हेड्स बनाने से ये रहता है कि पूरा जो विषय वस्तु है वो आपको बहुत क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, बुंदेला विद्रोह की पृष्ठभूमि, परिणाम एवं महत्व। आप 1857 के पहले की एक महत्वपूर्ण घटना है ये और आप जानते हैं इसमें आपका प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, मेंस में भी पूछा गया है, तो इसीलिए बड़ी घटना है, यहाँ पे हमने उसको लिया है। आपको ये जानना है कि 200 वर्ड्स में आपको जितनी भी बड़ी ऐतिहासिक इवेंट है या जो मध्य प्रदेश पुनर्गठन से संबंधित प्रश्न हैं या फिर कल्चर में जो आर्किटेक्चर है उसमें जो बड़े प्रश्न बन सकते हैं या संस्कृति से बड़े प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी को सबसे पहले आप लिस्ट करें और फिर पढ़ें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। होता ये है कि अभ्यर्थी पाठ्य सामग्री को उठाते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं और ये बहुत बड़ी गलती है। पढ़ने से पहले ये तय कर लें कि उसमें से कौन सी चीज़ों को लेना है, कौन सी चीज़ों को हटाना है। आप देखिए, एक एक रियासत के विलय के बारे में हमने यहाँ पे पूरे उल्लेख के साथ आपको बताया हुआ है। ये जो प्रश्न है वो हमारा प्रश्न है 1857 के विद्रोह में
शामिल होने वाली रियासतों की भूमिका को संक्षेप में बताइए। कि जो विभिन्न रियासतें थीं जिनके राजाओं ने 1857 के रिवोल्ट में अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष किया था, उसमें हमने जो लगभग सभी रियासतों को यहाँ पे शामिल किया है। अब एक नया प्रश्न है। देखिए, प्रश्न बनाना भी अपने आप में एक कला होती है। प्रश्न वही बना सकता है जो एक प्रकार से विषय वस्तु को कई पक्षों से, कई डायमेंशन से, कई दृष्टिकोणों से समझने का प्रयास करता है और ये दिमाग लगाता है कि इसमें कौन से प्रश्न बड़े बन सकते हैं, कौन से प्रश्न लघु उत्तरीय बन सकते हैं, कौन से प्रश्न अति लघु उत्तरीय बन सकते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है यहाँ पे भोपाल रियासत का ये प्रश्न है कि विलय की प्रक्रिया, भोपाल रियासत की विलय की प्रक्रिया का ये प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे। चूँकि आप जानते हैं रियासतों के विलय में भोपाल एक सबसे बड़ी बाधा था, तो उससे रिलेटेड हमने ये प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है। और फिर आता है आपका, सॉरी ये थोड़ा सा पीछे हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने सभी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको यहाँ शामिल किया हुआ है। परमार शासक का ये एक प्रिय प्रश्न है एमपीपीएससी का, तो हमने उसको भी यहाँ पे लिया है। परमार शासक भोज की उपलब्धियों पर प्रकाश आपको डालना है। तो राजनीतिक उपलब्धियाँ उनकी बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन सांस्कृतिक उपलब्धियों में उनका बड़ा योगदान है। उसमें आपको जो फैक्ट लिखना है वो यहाँ पे देखिए, आप सभी हमने महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल किया हुआ है यहाँ पे। एक क्रांतिकारी आंदोलन की एक बड़े हमारे क्रांतिकारी रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद, उनके बारे में देखिए हमने यहाँ पे किस प्रकार से लिखा हुआ है। हमने देखा है कि जो बड़े रिवोल्यूशनरी हैं चंद्रशेखर आज़ाद, उसके बारे में मध्य प्रदेश की पाठ्य पुस्तकों में काफ़ी कम मिलता है, लेकिन अगर आप इंटरनेट के माध्यम से पढ़ेंगे तो इसमें आपको काफ़ी सारा कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन उसको एक जगह आपको लाना है। चरण पादुका नरसंहार है, इसमें हमने 10वां प्रश्न है, इसके 2 पार्ट हैं। एक में हमने ये पूछा है कि चरण पादुका नरसंहार, और दूसरे में भोपाल युद्ध के बारे में पूछा है। तो एक प्रकार से हमने ये इसके 2 खंड कर दिए हैं और दोनों खंडों में ये प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे, चरण पादुका और भोपाल का युद्ध पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। आपको यहाँ पर डिटेलिंग की संभावना बहुत कम है एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा में, इसलिए हमें डिटेलिंग से बचना है। जहाँ डिटेलिंग ज़रूरी हो वहाँ करना है, लेकिन बहुत स्कोप नहीं है डिटेलिंग का। तो मित्रों, ये हमारा एक संक्षिप्त ब्रीफ रिव्यू था हमारी टेस्ट सीरीज़ के बारे में। अंत में हम आपको यही कहना चाहेंगे कि 2021 एग्ज़ाम के लिए जो अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज़ इंग्लिश या हिंदी मीडियम में करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज़ में जो हम उत्तर पुस्तिका बनाते हैं उसकी एक ख़ास बात ये है कि उसमें जो है एक नीचे स्पेस दिया होता है, या अगर आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो उसमें हम एक एक्स्ट्रा पेज उसमें ऐड करते हैं, जिसमें आपने जो प्रश्न लिखा है उसका पूरा, उस पर एक पूरी आपकी जो कमियां हैं, अच्छाइयां हैं, या आपको कैसे लिखना चाहिए था, वो पूरा हम वहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते हैं। मतलब प्रत्येक 5 मार्कर और प्रत्येक 11 मार्कर्स क्वेश्चन में ये हमारी शैली है। और इस केवल उत्तर पुस्तिका पर टिक लगा देना और नंबर देना मूल्यांकन नहीं है। मूल्यांकन का अर्थ ये है कि अभ्यर्थी ने जो कुछ भी लिखा है उसमें उसका क्या कमी है, उसमें क्या उस चीज़ें छोड़ी गई हैं, उन सबको ध्यान में रख कर के आप उसको एक पूरे पेज पर बताएं कि उसको यहाँ पर ये लिखना चाहिए। कम से कम आप उत्तर का अगर स्ट्रक्चर बना देंगे, आउटलाइन बना देंगे, उसका
इंट्रो और कॉन्क्लूज़न लिख देंगे 11 मार्कर्स में, या 5 मार्कर्स में आपको उसे कैसे लिखना चाहिए था उसके पॉइंट्स बता देंगे, तो अभ्यर्थी वहाँ पर अपने इस कमी को दूर कर पाएगा। देखिए, अब जो आप जानते हैं कि ये नॉलेज सोसाइटी है, ज्ञानवान समाज है, इसमें जो इनोवेशंस हैं, नवाचार हैं, वो बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। आपको भी चाहिए कि आप अपनी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इन नवाचारों को अपनाएं। ऐसी जो प्रयास किए जा रहे हैं जिनसे आप में गुणात्मक सुधार हो सकता है, उन सुधारों पर आपको ध्यान देना चाहिए और ये सोचना चाहिए क्या वास्तव में हमें इससे लाभ हो सकता है। तो आज की हमारी जो परिचर्चा है वो यहीं तक। हम अपने अगले मॉडल प्रश्न पत्र को आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।